चाहूंगी जो हमारे कार्यक्रम की आज की मेहमान हैं। ये बाजार सारा कहीं थम न जाए, ये बाजार सारा कहीं थम न जाए, न गुजरा करो चौक से सर झुकाए। ये क्या बाजार बात है। सारा कहीं थम न जाए, न गुजरा करो चौक से सर झुकाए। कोई बंदगी है कि दीवानगी ये, कोई बंदगी है या दीवानगी ये, मैं बुत बन के देखूं वो जब मुस्कुराए, मैं बुत बन के देखूं वो जब क्या बात मुस्कुराए। है। तो कोई ये वेरी गुड। आज की हमारी मेहमान हैं, जिनका मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके बारे में कुछ पंक्ति मैं बता दूं, उनकी बड़ाई में, उनकी प्रशंसा में, कि वो एक वो राजस्थान की सुप्रसिद्ध शिक्षिका हैं, जो गीत, गजल, छंद, दोहे, कथा एवं लघु कथा, भजन, रास एवं गरबा लेखन में महारत हासिल कर चुकी हैं और विभिन्न सम्मान से सम्मानित भी हैं। तो स्वागत करती हूं मैं प्रमीला शरद व्यास जी का। प्रमीला जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ रूबरू होना। और गुलमोहर की छांव है तो मुझे लग रहा है कि इस छांव में तो हम दोनों आज बहुत ही खुशहाली से अच्छी गपशप, बातचीत और सार्थक साहित्य चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद प्रियंका जी। जी जी। प्रमीला जी, आज मैं इस कार्यक्रम में आपके लेखन, आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ सवाल करना चाहूंगी। और जी आपके जो सबसे प्रसिद्ध, जो आप जिनसे आपको बहुत प्रसिद्धि भी मिली होगी, जो आप लाइव कार्यक्रम भी करती हैं, वो है आपका गरबा लेखन, जो आगे नवरात्रि में हम सब सुनते थे। और मेरे मन में हमेशा उत्सुकता भी होती थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मैं हमेशा सोचती थी कि चलो पहले किसी ने लिखा होगा और अभी लोग उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको नए रूप में देके म्यूजिक के साथ सुनते हैं। तो आज मैं आपसे उस विधा को, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं जाना गरबा क्या होता है और कैसे कौन लिखता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता, तो आज मैं उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले मैं आपसे अपना पहला सवाल करना चाहूंगी कि आप राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं और आपके लेखन का क्या-क्या विषय रहता है? जी। आपने पूछा मैं राजस्थान की हूँ, तो राजस्थान का क्षेत्र ही पूरा मेवाड़ का, वागड़ का, हाड़ौती का, बहुत सारी संस्कृति यहाँ पलती है। और राजस्थान की बात करें उससे पहले गुलमोहर की बात करें तो 4 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी। मधुसी मधुर मधु मोहना, हमारे मधु जी मोहना करके लिखते हैं। तो मधुसी मधुर मधु मोहना, गुलमोहर की छाँव, परम प्रिया प्रियम बना। आप समझ रही है, परम प्रिया प्रियम बना, नभ को छूते पाँव। इस गुलमोहर की छाँव में आप नभ तक छुएं, परचम फहराएं, यही मेरी मनोकामना है। और यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों की छाँव, आप दोनों के चरण ऊपर तक जाकर परचम फहराए, ये मेरी शुभकामना है। और अब हम आते हैं राजस्थान से। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और उदयपुर का नाम झीलों की नगरी से प्रसिद्ध है। और उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। इतनी मनोरम घाटियां हैं, इतना मनोरम प्राकृतिक दृश्य है, इतनी मनोरम झीलें हैं, यहाँ की प्राकृतिक झीलें हैं जिन्हें आप देख कर कहीं खो जाते हैं। प्रकृति का पूर्ण उपहार उदयपुर है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि उदयपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर जगदीश मंदिर जो माना जाता है, उसी के पास मेरा पियर है, वहाँ पिछोला झील है, उसी के आसपास हमारा बचपन निकला है। तो आध्यात्म से परिपूर्ण जीवन बचपन मैंने गुजारा है। और यहाँ महाराणा मेवाड़, महाराणा प्रताप की धरती है, तो शौर्य और वीर की गाथाएं भी यहाँ पे प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित हैं। और महाराणा मेवाड़ के महल के निकट ही हमारा बर्थ प्लेस था जगदीश मंदिर, वही मेरा ससुराल भी है। तो मैंने बचपन से लेके अभी तक महाराणा मेवाड़ की जो शान है, जो आन है, वहाँ की जो जीवन शैली है, उसको बहुत निकट से देखा है। और मेरे इन लॉज भी महाराणा मेवाड़ के घर के राजपुरोहित, राज ज्योतिषी रहे हैं। तो आज भी हमारे सब एक से एक पीढ़ी के बच्चे महाराणा मेवाड़ के यहाँ
यही ज्योतिष का, अध्यात्म का काम करते हैं। तो राजस्थान की भूमि से, उदयपुर झीलों की नगरी से मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका आह्वान करती हूँ, आप उदयपुर पधारें और जरूर यहाँ के मनोरम दृश्य का आनंद लें। प्रियंका जी। जी बिल्कुल, मेरा शौक है और मैं घुमक्कड़ किस्म की हूँ, तो जरूर आऊंगी। आपका बिल्कुल आग्रह है तो मैं जरूर आऊंगी। बिल्कुल पधारिए, स्वागत है जी आपका। और अगला जो मेरा सवाल है वो ये कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे चुकी हैं और इसी साल आपकी सेवानिवृत्ति भी हो गई है। तो क्या आप विद्यालय में भी साहित्य विषय पढ़ाया करती थी या फिर लेखन से आप कैसे जुड़ गई? जी, मैं शिक्षा विभाग में आने से पहले गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर में आने से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी और वहां पे मैं इंग्लिश और एज ए म्यूजिक टीचर मेरी पोस्टिंग थी। तो वहां मैंने वर्षों से छोटे छोटे बच्चों को 1st to 8th, 8th to 9th और 9th to 12th हर एक बच्चों को अलग कैटेगरी से मैंने उनको म्यूजिक और डांस वगैरह सिखाए, खुद के कंपोजिशन बना के, खुद के गीत बना बना के उनको सिखाए। और वहां पे एक साथ 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को एक साथ अपने, जब राष्ट्रीय त्योहार मनते हैं तो अपने जो नेशनल प्रोग्राम्स होने की जो गवर्नमेंट का प्लेस होता है, उस प्लेस पे स्कूल के बच्चों को ले जाया जाता है। वहां 100 बच्चों को एक साथ प्रेजेंटेशन करवा के और अच्छे से बच्चों को पुरस्कृत भी करवाया। और उस समय में ये सूचना प्रसारण मंत्री हमारे यहाँ की गिरजा जी थी, तो उन बच्चों को दूरदर्शन पे जाने का भी लाभ मिला। तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में आने से पहले ही संगीत में, चूंकि संगीत में एमए हूँ, तो संगीत से मेरा जुड़ाव शुरू से था। तो वहां पे नए गीत चाहिए, विषय के अनुसार गीत चाहिए, कोई जयंती आ रही है उसके गीत चाहिए, तो रात में दिमाग में कविता चलती थी, सुबह उसका कंपोजिशन होता था और दोपहर में हारमोनियम से बच्चों को सिखाती थी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे पनपता रहा। फिर जब गवर्नमेंट सेक्टर में आई तो गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल अलग माहौल होता है। तो वहां ऐसा भी हुआ कि मुझे इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी तीनों साहित्य एक साथ पढ़ाने पड़े, क्योंकि टीचर्स की कमी थी, तो मुझे तीनों सब्जेक्ट लेने पड़े। तो वहां सबसे अच्छा मुझे एक अनुभव मिला कि जब मैं ग्रामर पोर्शन पढ़ा रही थी, पर्सनल प्रोनाउन था, तो जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा बच्चों को, 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, और जब मैं संस्कृत में आती हूँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो इस तरह से जब पैरेलल करके तीनों भाषाओं की ग्रामर को पढ़ाया, तो जो पढ़ने से मुझे नहीं आया, वो पढ़ाने से मेरे में परफेक्शन आ गया। तो वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जब मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चों के अंदर, ग्रामीण बच्चों में बहुत प्रतिभाएं होती है, तो उनके साथ मैंने काम किया, नई नई चीजें उनको सिखाई, सरलतम गीत बनाए उनके लिए मैंने, जो तुरंत क्लास में सीख लेते थे, जैसे चाचा नेहरू कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे, लाल गुलाब तुम्हें था प्यारा, सुंदर भारत देश हमारा। तो बच्चा दो बार दोहराने के बाद ही वो कविता याद कर लेता था। इस तरह से भारत मेरा देश है, तिरंगा इसका भेष है, हिंदुस्तानी जाती है, संस्कृति इसकी आती है, ऐसे छोटे छोटे गीत बना बना के बच्चों को सिखाने लगे। तो मैं, आप कह रहे हैं कि आपने साहित्य का क्या काम किया, ये साहित्य का अपने आप से जो कुछ मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, उस तरह से ऑटोमेटिकली बनते गए। और कुछ लड़कियां ऐसी थी, आसान भाषा में सिखाया जाए, उतना एक लयबद्ध करके सिखाया जाए, तो शायद उसके मानसिक पटल पे ज्यादा असर करता है। अगर आप प्रोफेशनल वे में टीचिंग करते हैं तो वो उतनी समझ में नहीं आती है, कई दफा समझ में नहीं आता। तो बच्चे आसानी से सीख जाते थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे, मैडम यहाँ पे ये लाइन गा ले, मैडम यहाँ पे ये लाइन गा ले। कई बार होता था मेरी लाइन उन्हें फिट नहीं होती, तो अपने मर्जी से भी लाइन फिट कर लेते थे। तो वहां पे उनका वो प्रस्फुटन हो जाता था कि इस तरह से हम नई लाइन जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि बच्चों के अंदर भी वो जागृति आ रही है कि मुझे ऐसे 2 लाइन मेरी भी गानी है, तो उनको खुशी होती है कि मेरी लाइन गई, सबने गाई। इस तरह से बड़े मजे से, मतलब अच्छे से सृजन का काम भी चलता रहा और बच्चों का साथ भी मिलता रहा। और लेखन कार्य स्कूलों की पर्व उत्सव जयंतियों के साथ साथ दूसरे जो रंग थे वो भी पिरोते रहे और बहुत अच्छे से लेखन का काम हुआ। और मैं गवर्नमेंट में जाने के बाद मुझे इस बात का बड़ा फख्र रहेगा कि मैंने बच्चों के साथ बड़ी अच्छी तरह से उन्हीं के लेवल पे जाकर उनको उस चीज तक लाई जहां उनको वो चीज अडप्ट
करनी थी कि ये एजुकेशन लेवल मेरा होना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल इस तरह की होती है, तो उन्हें एकदम से एजुकेशन मोड पर लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो एज ए फैमिली मेंबर मैं उनसे जुड़ के और उस तरह से किया और बहुत अच्छे से हुआ। आज रिटायर्ड होने के बाद भी मुझे खुशी है कि रोज एक न एक बच्चे का फोन या मैसेज या व्हाट्सएप आ ही जाता है, मैम क्या कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, कैसे हो आप, हम उदयपुर आ रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि ये मेरा सारा सम्मान, ये सारा मुझे परिणाम मिल रहा है। So I'm enjoyed in school education system and with all children. सही में बहुत ही सरलता से आपने साहित्य की तरफ भी मोड़ रही थी कहीं ना कहीं, और उनकी जो एक लगाव होना चाहिए एजुकेशन की तरफ, बच्चों का एक झुकाव होना चाहिए, उस तरफ भी आपने उन्हें जुड़ना मुड़ना सिखाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक शिक्षिका, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ और कर भी रही हूँ काम शिक्षा के क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि एक टीचर, माँ के बाद अगर महिला टीचर हो तो उससे बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा अटैच होते हैं। तो उन्हें एकदम सरलता से माँ की भाषा में ही सिखाना होता है कई दफा। बिल्कुल। तो उसी का परिणाम ये रहा कि मैंने जो छोटी छोटी रचनाएं क्लासों में की, उसका कलेक्शन करके पर्व उत्सव जयंती करके मैंने ये पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक के अंदर मैंने जितने अपने शिविरा कैलेंडर से जुलाई से लेके जून तक पर्व और उत्सव और जयंती आती हैं, उनके ऊपर 8-8 पंक्तियों की कविताएं लिखी, प्रेरणा गीत लिखे, स्वागत गीत लिखे और अनेक देशभक्ति गीत लिख के इस पुस्तक को मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे जो यहाँ के डिपार्टमेंट के शिक्षा अधिकारी थे, उनके हाथ तो इसका भूमिका लिखवा करके और मैंने इसको प्रेजेंट किया और सब स्कूलों में निःशुल्क पहुंचाया। तो ये पुस्तक मेरे लिए, मुझे लगता है कि शायद ये पुस्तक ही मेरे विद्या का या बच्चों का सम्मान मेरे लिए, कि ये मैं इसमें कुछ कर पाई और बच्चे आज इसमें से कोई कविता बोलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैडम आपकी कविता, आपकी पुस्तक हमें अच्छी लगी। तो ये मेरा एक इतने दिनों की मेहनत का परिणाम रहा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। एक शिक्षिका से इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं आफ्टर रिटायरमेंट। यही वो यादें हैं जो हमेशा हमारे साथ होती हैं। बिल्कुल। और एक और चीज जो मैं जिससे मैं अट्रैक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं आपसे, वो है आपके गरबा लेखन से। तो आप गरबा गीत भी लिखती हैं, तो इस लेखन की विधा आपने कहाँ से सीखा? क्या विरासत में मिली या फिर देखते देखते? और क्या विषय रहता है इसका गरबा का? गरबा लेखन जो है एक तरह से ये माता जी की स्तुति है। आप जानिए कि गुजरात के अंदर गांव में माता जी की स्तुति में 4 लोग इकट्ठे होकर के माता जी की मूर्ति के सामने नहीं, मटकियां होती है जिसके अंदर छेद होते हैं, उसमें दीपक रख करके उसको गरबा का नाम बोला जाता है, माता जी का रूप माना जाता है और उसमें अखंड दीपक जलते हैं और उसके अलग गोला में बैठ के, गोलाकार में बैठ के या उसके साथ साथ खड़े होकर के ताल के साथ में अपनी स्तुतियों का वो गान करते हैं। तो प्राचीन समय में कुछ गरबे ऐसे थे कि जो 4-5 लोग तो उत्सुक होते थे, अपने ही गीत गाते थे, एक गाता था 4 उसको गुनगुनाते थे और इस तरह से वो गरबा गान करते थे। फिर एक ताली दे के वो ताल दे के और नाचने लगे। धीरे धीरे उसमें बदलाव आता गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे उसमें उत्कृष्टता आती गई और नृत्य के अंदर भी 1 ताली के बाद 2 ताली, 4 ताली, 5 ताली और आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के गरबों के स्टेप्स हो गए। फिर डांडिया भी आए तो डांडिया से भी नाचते पर जो ताली दे के चुटकियां लेके जो गरबे रचे जाते हैं, जो गरबे गाए जाते हैं, उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो मैंने बचपन से हमारे परिवारों में हर घर में, जैसे आपके घर में सामाजिक कोई परिस्थिति ऐसी आई है
कि आपको ईश्वर से करना है कि भाई मेरा ये साध पूरी कर देना। तो हम ये मानते थे कि मैं अगले 9 दिन में गरबा मेरे घर के आंगन में करूंगी माता जी, और आप मेरी ये साध पूरी कर देना, या मेरे बच्चा कर देना, या मेरी नौकरी लग जाए, या मुझे अच्छा वर मिल जाए, या ऐसा कोई भी मनोरथ आपका। तो उस मनोरथ को लेके वो गरबा हमारे घरों में आयोजित किया जाता था, घर के आंगन में, घर के चौक में ही आयोजित किया जाता था। सारे समाज के लोग वहां आते थे, औरतें तालियां दे के नाचती थी, गरबे गाती थी। और कोई कोई ऐसे गीत भी हैं जिसमें गाते गाते लोगों ने कहा कि मैंने भगवान को पहचान लिया कि वो मेरे साथ गरबा कर रहे हैं। एक लाइन बताऊंगी, उसमें दो लेखक थे जो गा रहे थे गरबे में, उनको दिखे माता जी, तो उन्होंने लाइन लिखी कि मैं तो ओरखी लीधा छी अंबे मात ने, अंबे जी आव्या आंगणी में। उन औरतों में उसको अम्बा माता के दर्शन हुए कि मैंने इनको पहचान लिया है और अम्बा माँ मेरे चौक में दर्शन देने आए हैं। इस तरह से कई सारे गरबे थे, बहुत सारे लिखे गए, किसी ने छपवाई। फिर आपने पंडित विश्वेश्वर शर्मा का नाम सुना होगा, पेरोडी गीतकार थे। पन्ना जैसी बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। चल सन्यासी मंदिर में अगर गाना सुना हो तो उनका पहला गाना था वो मेरे मामा जी थे। और वो गरबे ऐसे माता जी का परम इष्ट था, उनके घर में माता जी की मूर्ति थी, और वो सुबह नई गरबियां लिखते थे और शाम को वो माता जी के सामने समर्पित करते थे। तब हम बहुत छोटे छोटे थे तो वो गाते, तो हम उनके पास में बैठ के अमली स्वर में सर मिलाते थे। तो उस गर्मियों में क्या होता था, उसमें अपना दुख माता जी को कह रहे हैं, फिर माता जी से भाव भरी विनती कर रहे हैं कि मेरे दुखों का आप नाश करो, मेरे में सद्बुद्धि दो, मुझे शिक्षा दो, मेरे परिवार को संपन्न रखो, मेरे समाज को संपन्न रखो। इस तरह से मनोकामना करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि 7 दिनों के अंदर, 9 दिनों के अंदर ही मन चाहिए इच्छा पूरी हो जाती। आज भी ये प्रचलन हमारे समाज में बना हुआ है। लोग चांदी के और सोने के गरबे पधराते हैं, छोटे छोटे से, उसमें दीपक लगाते हैं और अपनी मनो इच्छाएं पूरी करते हैं। वहां आज भी गीत गाते हैं। मैंने भी प्रयास किया मामा जी की तरह ही कि हर तिथि को एक नया गरबा लिखा और हर तिथि को शाम को गाया। और आपने देखा अखबार में एक साथ 9 छपे थे, मैंने कटिंग भी भेजी थी आपको। तो वो 9 गरबे, नव दुर्गा के 9 गरबे उसमें छपे। तो सप्तमी का एक गरबा मैं आपको सुनाऊंगी, 1-2 लाइन ही सुनाऊंगी क्योंकि आपको गरबे का आनंद लेना है। तो मैं गरबे का आनंद पूरा देने का मेरे क्या भाव रहता है, मैं भाव बता रही हूँ उसमें। आंख पाख में मने रात, माझी तारे शरणे पड़ी, आंख पाख में मने रात, माझी तारे शरणे पड़ी। पाख का मतलब पहलू में, पास में। सप्तमी छे काली मानी रात, सप्तमी को लिखा हुआ गरबा है ये। सप्तमी छे काली मानी रात, माझी तारे शरणे पड़ी। अब मैंने 3 अवस्थाओं का इसमें माझी को करा है कि बचपन माँ बालक बुद्धि विवश थई, बचपन माँ बालक बुद्धि विवश थई, नाना मोटा थया घड़ा पाप, माझी तारे शरण। बचपन में बहुत सारे पाप हमारे हाथों हो जाते हैं, मैं शरण में हूँ, मुझे उबारो। फिर दूसरा है मोटियारपण आव्यु बुद्धि बमती ने रमती। मोटियारपण का मतलब है जवानी, युवा अवस्था। मोटियारपण आव्यु बुद्धि बमती ने रमती, अणजानी भूलों ने कर जुमाफ, माझी तारे शरणे पड़ी। जो अनजान में मेरे से गलतियां युवा अवस्था में हो गई है, हे माँ मुझे क्षमा करना। तीसरी अवस्था है गणपण। गणपण मतलब वृद्धावस्था। गणपण आव्यु में बुद्धि सटियाई जाए छे, इसमें होता है 60 वर्ष में बुद्धि सटिया जाती है। गणपण मेरी 60 वर्ष हो गए हैं। गणपण माँ बुद्धि सटियाई जाए छे, शुभंकरी सद्बुद्धि आप, माझी तारे शरणे पड़ी, शुभंकरी सद्बुद्धि आप, माझी तारे शरणे पड़ी। आंख पाख में मने रात, माझी तारे शरणे पड़ी। ऐसे ही महाराष्ट्र लिखा था मैंने। महाराष्ट्र की भी 2 पंक्तियां सुना देती हूँ आपको।
जी जी बिल्कुल, स्वागत है। महाराष्ट्र में शरद पूर्णिमा में महाराष्ट्र होता है। अब इसके बाद जो 1 महीने बाद आएगी शरद पूर्णिमा, उसमें जी भी जी गरबे जी। होते हैं और वो मैंने ग्रास लिखा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे तरफ उसे कोजागरा पूर्णिमा कहते हैं और हाँ, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन। जी जी, मैं बिल्कुल भी करती बिल्कुल। हूँ। जी हम्म। अब वो मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है। मैं दूसरा जो मेरा फेवरेट है, सब लोगों को पसंद आता है, मैंने 25-30 गरबियां लिखी है और जब भी गाती हूँ तो ये गरबी सब लोग पसंद करते हैं और मेरी भी प्रिय गरबी है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। इसमें भी आप संगीत का और इसके शब्दों का आनंद लीजिएगा। मैं जी महाराष्ट्र याद तब क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में, वो होगा और मैं फिर सुनाऊंगी। चमचमक तो આવ્યો છે માનો ગરબો, ચમચમક તો આવ્યો છે માનો ગરબો, ઘણો ગમતો આવ્યો છે માનો ગરબો, ઘણો ગમતો આવ્યો છે માનો ગરબો, જગમગ જ્યોત લાવ્યો, જગમગ જ્યોત લાવ્યો, દરિયાની મોજ લાવ્યો, ચમચમકતો આવ્યો છે માનો ગરબો, ઘણો ગમતો આવ્યો છે मानो। ये मुझे बहुत बड़ा पसंद है। इसके बहुत सारे पद हैं, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी और आप आगे बढ़े। आप चाहें तो मैं पूरा सुनाऊंगी, आप चाहें तो यहीं तक मैं सुनाना चाहूंगी, नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि कि आप सुनाती रहें। मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद सुनने को भी मिल रहा है ये रास और ये सब कविताएं तो हम सब बहुत सुनते हैं, पर पर इस तरह ये की। चीजें मुश्किल, ये चीजें मुश्किल से मिलती है। जी बहुत रजत मुश्किल से झालर मिलती है। देवी नवरा, रजत झालर मतलब चांदी के झालर से बनी हुई, रजत झालर देवी नवरात्रि, 16 श्रृंगार सजी मावड़ी, प्रेम बरात लाव्यो, शहनाई नो रात लाव्यो, प्रेम बरात लाव्यो, शहनाई नो रात लाव्यो, सुख नो वरदान रूड़ो गरबो, चमचमकतो આવ્યો છે માનો ગરબો, ઘણો ગમતો આવ્યો છે માનો ગરબો। अब देखो एक क्या भाव है मेरा, जग में आवी छू अनजान मां, अनजाने में हमने जन्म लिया इस दुनिया में, जग में आवी छू अनजान मां, मारी नथी कोई और खान मां, कोई पहचान नहीं है मेरी, मारी नथी ने कोई पहचान मां, सबने संतास आपू, मतलब हम लोगों को लगता है कि ये मेरे को दुखी करता है, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता तुम्हारी वजह से मैं सुख हूँ, तो मैंने वो भाव लिया है। सौने संतास आप्यू, मनडू आप्यू, क्षमा ने स्वरूप मानो गरबो, चमचमकतो આવ્યો છે માનો ગરબો, ઘણો ગમતો આવ્યો છે માનો गरबो। अब इसमें मैंने मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का नाम लिया है। चंद्रशेखर जी चंद्र हैं और रमन कौर मेरे मदर हैं। चंद्र और इनका भाव देखना आप, चंद्र रमन करे वितान मां, चंद्रमा पिता आकाश में रमण कर रहे हैं और मेरे उन दोनों का नाम भी उनको समर्पित किया है मैंने। चंद्र रमण करे वितान मां, पाखी गाए छे मीठी तान मां, रड़ता ने राग आपे, रोते हुए को वो राग दे देता है, प्रसाद देता है, रड़ता ने राग आपे, ऊंघता ने जाग आपे, सोते हुए को जगा देता है, रड़ता ने राग आपे, ऊंघता ने जाग आपे, अमृत धार रूड़ो गरबो,
ચમચમકતો આવ્યો છે માનો ગરવો, ઘણો ગમતો આવ્યો છે માનો ગરવો, દરિયાની મોજ લાવ્યો, જગમગ જ્યોત લાવ્યો, આનંદ સ્વરૂપ માનો ગરવો, चमचमकतो आयो छे मनो। अच्छा लगा होगा आपको। मुझे भी घर पे मुझे बहुत आनंद आता है घर पे गाने में, तो मैंने आपको 2 घर पे सुना दिए। जी जी जी, मुझे तो मैं भी खो गई थी। और सच में गरबे का जो ये रास सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो नृत्य क्या वो का मूड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये बात सही है। और अगला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आप आकाशवाणी में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, तो आपकी कौन सी पहली रचना थी जो आपने आकाशवाणी राजस्थान या जयपुर में आपने सुनाया था? जी, मैंने आकाशवाणी उदयपुर में जब मैं कॉलेज में थी, ये 80 से 84 की बात है, तब मैं बीए में कर रही थी, तो तब मैंने युगवाणी एक कार्यक्रम चलता था आकाशवाणी में, उसमें 15 से 20 मिनट आपको कोई भी भजन गीत गजल गाने होते थे। तो उस समय मैंने सबसे पहले एक गजल थी, क्या मजा बार बार मिलता है आपको हमसे रूठ जाने में, ये मेरी नहीं थी, किसी वो गाई थी। और लेकिन जब मैं जयपुर में गई और वहाँ राजस्थानी कवि सम्मेलन था, तो मैंने अपने ही खुद का लिखा हुआ महाराणा प्रताप के ऊपर पाथल और पीथल, आपने सुना होगा पाथल और पीथल, तो वो मैंने रचना सुनाई थी। क्योंकि मैं यहाँ पे एक युगधारा साहित्यिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पर हर प्रति माह एक ऐसी गोष्ठी होती है जिसमें समस्या पूर्ति में विषय दिया जाता है और उसी के अनुरूप हमें रचना लिखनी होती है। तो उस समय पाथल और पीथल हमें विषय दिया गया था और मैंने ये रचना लिखी थी, महाराणा प्रताप के ऊपर है। और आपको निश्चित ये बड़ी रचना है, आप कहेंगे तो मैं 2 पैरा ही सुनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी। इस मंच पर कम से कम 2 पैराग्राफ तो जरूर सुनाएं, मैं सुनना चाहूंगी। 2 पैराग्राफ सुनाऊंगी क्योंकि ये बड़ी है, महाराणा प्रताप का सारा कुछ है, तो मैं आपको सुना रही हूँ। पाथलिरा परिताप रो, काई विधि करा में बखा, आन बान रे खातिरा, शान सुगवाया। ऐसी राजस्थानी गीतों की परंपरा है, तो वो मैंने उस तरह से शुरू किया। शुरा में शूर राणा प्रताप जग में नाम कमायो जी, नीला घोड़ा सवार जग में नाम कमायो जी, नीला घोड़ा सवार गणों सम्मान पायो जी, पग दे जठे पानी जरे धन मायड़ राव, पग दे जठे पानी जरे धन मायड़ राव, सूरज देव सा जग में चमक्या मेवाड़ी ने नारा, नूर जग में नाम कमायो जी, नीला घोड़ा सवार जग में नाम कमायो जी, या धरती हीरा जड़ी विरासु शिशोदावन, वचन में सत में समर में सूरज वंश प्रशंस जग में नाम कमायो जी। एक और सुनाऊंगी। बीज बोया धान निपजे शुरासु निपजे शूर, बीज
बोया धान निपजे शुरासु निपजे शूर रगत सुसिंची इन माटी ने वेराने चटावे धूल जग में नाम कमायो जी शुरा में शूर राणा प्रताप जग में नाम कमायो। ये मेरा मेवाड़ी गीत था, यही मैंने गाया था और इसके 7-8 पैरे थे, 2 प्रस्तुतियां देनी थी, पर इसी में एक में ही मेरा 10 मिनट का समय गया और काफी लोगों ने पसंद किया क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे प्रिय, हमारे आराध्य है, प्रथम पूजनीय है। तो काफी रचना आपको भी अच्छी लगी होगी निश्चित रूप से। मेरी भाषा आपने अपने शब्दों में लिखा है उनकी महिमाओं को, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही सुरीले ढंग से भी आपने प्रस्तुति भी आपकी बहुत ही बेहतरीन रही। और जहाँ तक मैंने आपको इस मंच पे बुलाया है तो वो मैंने कई कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुति को देख चुकी हूँ, तो उसी पे। और अगला मैं इसी से संबंधित एक और बात पूछना चाह रही थी कि आप संस्कृत की भी काफी अच्छी ज्ञाता हैं, शायद आपको विरासत में ही मिली है, तो मैं चाहूंगी कि संस्कृत में भी कुछ इस मंच पर सुनाएं। जी, मैं संस्कृत, मेरा विषय संस्कृत नहीं रहा था, लेकिन मेरे दादाजी भागवत पाठी थे और मेरी मम्मी ने भी बरसों कथा प्रवचन किए पुष्टि मार्ग के मंदिर में, तो बचपन से हमने श्लोक सुने और श्लोक की धुन हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। तो मैंने माँ शारदा सरस्वती वंदना मैंने संस्कृत में पहली बार लिखी थी, वही वंदना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसके भी 5-6 पद हैं, आप कहेंगे उतने मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 मिनट में ही उसको कंप्लीट करूं। जी बिल्कुल। माँ शारदा सरस्वती महाश्वेता नमोस्तुते विद्यावाग्मिता देवी शुभ्र आभा नमोस्तुते ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सर्वे सदा वंदिता वेद शास्त्र स्तुति संहिता जिह्वाराजित नमोस्तुते जड़ बुद्धि पाप नाशाय गुण कुशला प्रदायिनी आद्या शक्ति परमेश्वरी ब्रह्म विचारिणी नमोस्तुते कुंद पुष्पा स्फटिक मणि वीणा पुस्तक धारिणी परमं सारभूता देवी व्याप्तं सर्वत्र नमोस्तुते। एक पर्यावरण पे भी मैंने प्रकृति को भी मां माना है। वन संपदा वनस्पति हरितिमा सुजला सुफला मंद सुगंधा मलय पवन प्राणवायु नमोस्तुते। अंतिम है दीप्त मुखा सरस्वती अभयदायिनी मां वरदा दीप्त मुखा सरस्वती अभयदायिनी मां वरदा विश्व कल्याणी प्रियंबदा
प्रेम प्रवाहिनी नमोस्तुते। थैंक यू। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना आपकी रही। और मैं पहले भी आपकी सरस्वती वंदना सुन चुकी हूँ कई बार, संस्कृत में भी। बहुत अच्छी रचना आप करती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं। और हम सब तो कहीं न कहीं किसी न किसी भाषा में, आप इतने सारे भाषाओं में लिखती हैं और अपने सनातन संस्कृति को बरकरार रखा हुआ, अपनी जो मूल संस्कृति है हमारे राजस्थान की, उसे आपने बरकरार रखा इन चीजों से, अपनी लेखनी से। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना। और आप इतने सारे सम्मान भी पा चुकी ही हैं विभिन्न क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो कोई ऐसा सम्मान जो आपका लक्ष्य हो, जो आपको नहीं मिला हो, या आपका लक्ष्य हो, वो उसे पाने की ललक होगी, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहती हैं? जी, मैं आपसे, आपने कहा संस्कृत में और ये लिखती थी, मुझे संस्कृत का व्याकरण का इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जो भी लिखती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आता है, किसी अच्छे विदुषी को मैं प्रेषित करती हूँ, फिर उसमें मुझे व्याकरणात्मक जो भी सुधार होते हैं वो बताते हैं, और मेरे गायन के हिसाब से जहाँ फिट होता है उस तरह से मैं करती हूँ। तो कृपया क्षमा करेंगे कोई त्रुटि हो तो। और मेवाड़ी चूंकि हमारी यहाँ की भाषा, इसलिए मैं मेवाड़ी लिखती हूँ। गुजराती हमारी फ्रॉम बर्थ भाषा है, इसलिए मैं गुजराती में लिखती हूँ। और हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, तो उसमें लिखती हूँ। और आप सम्मान की जहाँ तक बात कर रही हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो प्राचीन जमाने में मैंने ऐसे सुना था कि उस व्यक्ति को सम्मान के लिए चुना गया, उसके घर पे सूचना दी गई कि आपको ये रत्न दिया जा रहा है, आप पधारे। उसे पता भी नहीं होता था, अप्रत्याशित रूप से वो आश्चर्यचकित होकर वो सम्मान प्राप्त करता था। तो अब जो है सम्मान के तरीके बदल गए हैं। अब जब से ये तरीका आया कि आपको ये सम्मान चाहिए, तो आप अपने बायोडाटा अपडेट करिए, आप एप्लीकेशन भेजिए, तब से मैं बड़ी व्यथित हूँ। और मुझे इस तरह के सम्मान के लिए कि मैं पहले अपना बायोडाटा वहां भेजूं, फिर मेरा सिलेक्शन होगा, मैं अपने आप को सिद्ध करूं कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। तो ये इन चीजों में मैं थोड़ी अपने आप को अनफिट मानती हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई, अगर किसी ने मुझे दिए हैं, तो एक और मेरे साथ बहुत अच्छा वाकया जो मेरे मन के अनुरूप हुआ, मुझे पता भी नहीं था। मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में जब गीत सिखाती थी, तो मेरे पिताजी उस समय बीमार हुए, तो मैं उधर राजसमंद में थी, और यहाँ पिताजी उधर बीमार हुए तो भर्ती थे, मुझे आना पड़ा 7 दिन के अंदर। और उसी दौरान 15 अगस्त का फंक्शन आया, और वहां पर मुझे राज्य स्तर का पुरस्कार मिला, बेस्ट लिरिकिस्ट के हिसाब से, बेस्ट म्यूजिशियन के हिसाब से। और पेपर में जब पढ़ा, तो तीसरे व्यक्ति ने आके बताया कि प्रमिला तुम्हारा नाम है और तुम्हें इस तरह का पुरस्कार। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। और जब मैं 15 दिन बाद वहां गई, तब मेरे स्कूल के किसी व्यक्ति ने जाके वो पुरस्कार लिया था। उसने कहा नारियल मिठाई तो हम खा गए मैडम, और शॉल और सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो मेरे लिए अप्रत्याशित है। तो इस तरह से कोई सम्मान यदि मुझे चौंकाता है, या इस तरह का प्रेम यदि कोई मेरे ऊपर बरसात की तरह आता है, तो मैं उसका हमेशा स्वागत करती हूँ। लेकिन जहां पर मुझे आवेदन करना पड़े, जहां पर मुझे विनती करनी पड़े, जहां पर मुझे ये सम्मान दीजिए, तो ऐसा सम्मान से ज्यादा अच्छा मेरा वो सम्मान है कि एक सामाजिक सहयोगी के रूप में मुझे जाने, एक सामाजिक संस्कृति के संरक्षण के रूप में, संरक्षिका के रूप में मुझे जाने, और आप जैसे लोग परख करके कि हाँ मैडम आप ये कर सकती हैं, तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कि आप मुझे ये जो मौका दे रही हैं, ये मेरे लिए सम्मान है कि आपने मुझे इन 4-5 चीजों में, 4-5 क्षेत्रों में मुझे समर्थ समझ के आपने मुझे प्रश्न किए, और शायद मैं कहीं कुछ प्रतिशत आपको उत्तर देके शायद आप संतुष्ट हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यही सम्मान है। बाकी तो ईश्वर ने, प्रभु ने खूब दे रखा है, खूब सम्मान से नवाज रखा है, और बहुत मजे से जिंदगी जीती हूँ संस्कृति में, पूर्ण संतुष्टि के साथ, प्रसन्नता के साथ, और फिर प्रभु की जो इच्छा होगी वो ग्रहण करना ही है। बिल्कुल, उससे बड़ा सम्मान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। बस यही है जी। और अब तो मन तो कर रहा है कि आपको सुनती ही रहूं, आपकी रास गीत और गरबा गीत।
लेकिन समय के पाबंद तो हम सभी हैं, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया है, इसलिए। तो जाते जाते मेरा अंतिम सवाल यही है आपसे कि सवाल क्या, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि कोई ऐसी अपनी रचना जो प्रेरणादायक हो, प्रेरणा गीत हो आपकी, वो हमारे इस मंच पर जरूर सुनाएं। जी जी जी, मैं प्रेरणा गीत, मैंने आपको पुस्तक बताई, उसमें मैंने एक नीम की ठंडी छाँव गीत लिखा था, जो काफी पॉपुलर हुआ, काफी बहुत बच्चों ने उसको सीखा और बोला। और एक लिखा था आ रहा है युग नया, क्योंकि पुराना जो युग था वो चला गया है और अब युग जो आ रहा है उसका बिल्कुल पैटर्न अलग है, एक जीवन शैली अलग है, और किस तरह से बच्चों को इसमें कैसा क्या करना चाहिए, वो गीत मैंने पिरोने की प्रयास किया है, वही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। युग बदल रहा है, आ रहा है युग नया, समय बदल रहा है, आ रहा है युग नया, भर लो मुट्ठियों में जो बचा है अनछुआ। अब यही मैं बच्चों को या जो भी सुन रहा है उसको बताने चाह रही हूँ कि जो चीज बिल्कुल अनटच्ड पड़ी है उसे ढूंढो और उसे प्राप्त करो। भर लो मुट्ठियों में जो बचा है अनछुआ, समय बदल रहा है, आ रहा है युग नया, नए गगन की शान में हजारों हाथ है, नन्हे नन्हे पाँव छूते आसमान है, नए गगन की शान में हजारों हाथ है, नन्हे नन्हे पाँव छूते आसमान है, अंतरिक्ष में बनाया हमने घर नया, विश्व के प्रणेता बने मांग ली दुआ, भर लो मुट्ठियों में जो बचा है अनछुआ, विद्वान पंडित मौलवी का ध्यान हम धरे, जो नहीं किसी ने किया काम हम करें, विद्वान पंडित मौलवी का ध्यान हम धरे, जो नहीं किसी ने किया काम हम करें, ज्ञान और विज्ञान को जिसने समझ लिया, जी लिया वही जो जिसने आज को जिया, जी लिया वही जो जिसने आज को जिया, समय बदल रहा है, आ रहा है युग नया। अंतिम है, विश्व के वजूद में हजारों तारे हैं, विश्व के वजूद में हजारों तारे हैं, एकता के मंत्र में सब घर हमारे हैं, विश्व के वजूद में हजारों तारे हैं, एकता के मंत्र में सब घर हमारे हैं, ज्ञान ज्योत्सना प्रकाश प्रसरित हुआ, ज्ञान ज्योत्सना प्रकाश प्रसरित हुआ, वंदना के स्वर में वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम हुआ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना आपकी, प्रेरणादायक गीत हम सबके लिए। जी जी। और इस कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी अच्छी रचनाओं को हम सबसे साझा करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से रास रंग सब कुछ सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि नवरात्रा के अवसर पर मेरा एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, लाइव रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो हर दिन का वो 9 दिन का प्रोग्राम रहेगा, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें अपने गरबा रास रंग को लेकर के। जी और चार पंक्तियां गुलमोहर के लिए जो काफी लोगों ने मुझे कही, उनको पिरोने की कोशिश की है, तो वो 4 पंक्तियों से हम समापन की ओर बढ़ेंगे। ए गुलमोहर तू गुलाब जूही बन महकता रहे, ए गुलमोहर तू गुलाब जूही बन महकता रहे, भोर में उकेरी लेखनी सा उपवन सदा चहकता रहे, भोर में उकेरी लेखनी सा उपवन सदा चहकता रहे, चहुं ओर से नव कलियों का प्रेम पराग झरता रहे,
चमू ओर से नव कलियों का प्रेम पराग झरता रहे, महक ले, चहक ले, दमक ले, महक ले, चहक ले, दमक ले, चमक ले, और लद कद डालियों पर लहकता रहे, गमकता रहे, बहकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुलमोहर का और प्रियंका जी का और मधु मोहना जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने मेरे साथ जो गुफ्तगू की काफी अच्छी लगी, और आपका इतना सौम्य और इतना संयमित संप्रेषण रहा कि मुझे अच्छे से बातचीत करने का आनंद आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी प्रमीला शरद व्यास जी, जो राजस्थान से हमारे कार्यक्रम में जुड़ी इस वक्त। और ऐसे ही हमारे इस पटल पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, साहित्य से जुड़े, विज्ञान से जुड़े बहुत सारे लोग आएंगे। उनसे मैं कुछ ना कुछ सवाल करूंगी, आप सबों की उत्सुकता को शांत करूंगी। तो फिर मिलेंगे अगली कड़ी में हर सोमवार इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।